हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि मैंने आपके लिए वन शॉट लाने के लिए पहले से बोला हुआ था, तो आज वन शॉट आ चुका है। तो आज के वन शॉट में मैं क्या डिस्कस करने वाला सबसे पहले ये बता देता हूँ। मैं आज के वन शॉट में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक जो जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं मैं सारे ले आया हूँ। आज खास करके मैं कोआ के क्वेश्चंस बताऊंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, जो कि जिसमें से कि लगभग 80% से 80 या 90% प्लस क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आज के लेक्चर से जो भी मैं क्वेश्चंस बताऊंगा उसमें से आपका लगभग मैं बोलूँगा 50 प्लस। और हाँ, जिनको 60 रखना है वो कृपया वीडियो ना देखें, क्योंकि इन वीडियो से आपको 60 नहीं आने वाला। या फिर अगर आपको पास भी होना है तो पास के लिए मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता देता हूँ। आप डायरेक्ट असाइनमेंट पे जाएं, असाइनमेंट सॉल्व करें, 50% से प्लस क्वेश्चन आएंगे उसमें से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाएं, आपका लगभग आपका 40 के आसपास रह जाएगा मार्क, ठीक है ना। तो पास के लिए वो बस आप सॉल्यूशन आपका हो सकता है। लेकिन जिनको लगता है कि 45-50 के प्लस रखना है तो वो ये वीडियो को जरूर से देखें, क्योंकि इनमें से लगभग बहुत सारे टॉपिक कवर करूंगा, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। और हाँ, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये बोल सकता हूँ कि ये मेरा शायद लास्ट लेक्चर हो सकता है पूरे यूट्यूब में, ठीक है। और अगर आगे किसी सेमेस्टर के लिए अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, शायद मैं ला पाऊँ, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिएगा अगर आपको चाहिए तो। फिर चलिए फिर चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा आज का वन शॉट टॉपिक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी, चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 में मैं सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो होता है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये डिफरेंस है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपका लगभग हर साल लगभग आया हुआ है। आपका पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके पिछले साल के मिड सेम में भी आया हुआ था। तो आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का डिफरेंस जरूर से देख के जाएं, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन जो आता है इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताया था कि आप इसको कहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे जो पीपीटीज हैं ये आपके अवेलेबल है, आपके ड्राइव लिंक में अवेलेबल है। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो चिंता ना करें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सारे जितने पीपीटीज लेक्चर हैं जो भी हैं मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे एक्चुअली उस लिंक में आप वहां से डाउनलोड करें। टोटल आई थिंक 39 के आसपास होंगे, ठीक है। तो मैं जो जो टॉपिक्स बोलूंगा आप बस वहां पे जाएं, वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको 6 चैप्टर और 7 चैप्टर आपको समझाने वाला हूँ, और बाकी कोई भी चैप्टर नहीं समझाने वाला, क्योंकि मैंने पहले से पढ़ाया हुआ है। और हाँ, एक और चीज मैं समझाऊंगा, हैमिंग कोड के थ्रू एक और चीज आपको समझाऊंगा जो कि मैं पहले समझाया हुआ था, ठीक है। बस ये 3 चीज मैं आज कवर करूंगा, और बाकी कुछ भी कवर नहीं करने वाला। मैं सिर्फ आपको बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको बस एक काम करना है, ड्राइव लिंक पे जाइए, वहां से आप पीपीटीज डाउनलोड कीजिए, ठीक है। आपको मिल जाएगा सब कुछ, और मैं जो टॉपिक बोलूंगा बस आपको उसको कवर करना है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। ये सबसे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये भी आपका अवेलेबल है डिफरेंस इसका, ठीक है। इसमें बस आपको 2 से 3 पॉइंट याद रखना है, बस आराम से आपको मिल जाएगा सब कुछ। 2 पॉइंट भी याद रखिएगा तो काफी है, ठीक है। आपको ज्यादा पॉइंट भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 मार्क का पड़ेगा। आप 2-2 पॉइंट भी लिखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत काफी है, ठीक है। आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करता हूं मैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। सॉरी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, ये भी आपका पीपीटी में अवेलेबल है, ठीक है। पीपीटी में अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको बता दूं इसका कुछ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन में आपको पहले से बता दें, पहले से मैंने बताया हुआ, लेकिन फिर भी मैं भी बता दूं कि पीपीटी का पता नहीं कि पीपीटी में इसका सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक है। तो मैं इसका आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को श्योर नहीं हूँ कि है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने पिछले वन शॉट में बताया हुआ था वैसे कि इसका, लेकिन फिर भी बता देता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले एक डायग्राम बना सकते हो। अगर आपको पूछे कि स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम अगर बताओ तो आप स्ट्रक्चर में आप एक डायग्राम बना देना, जिसमें कि एक कंप्यूटर रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है, आईओ डिवाइस होता है, ठीक है। और क्या होता है, मेन मेमोरी होता है, ठीक है। और क्या होता है, सीपीयू होता है, ठीक है। और इन लोगों को जोड़ के जो बनता है वो होता है यहाँ पे हमारा सिस्टम बस, सिस्टम बस, ठीक है। अब इनको बस आपको एक्सप्लेन करना है। आप बुक में जाएंगे तो आपको बुक में पेज नंबर 28 पे जाइएगा तो उसमें आपको पूरा फुल दिया हुआ है फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको पेज नंबर भी बता दे रहा हूँ आपको कहाँ से पढ़ना है। पेज नंबर 28 जाइए, बुक में पेज नंबर 28 जो होगा उसके सेक्शन में आप देखेंगे फंक्शन लिखा हुआ होगा। फंक्शन में 4 चीज दिया होगा, डेटा प्रोसेसिंग,
डेटा प्रोसेसिंग वैसे फंक्शन का पार्ट है। स्ट्रक्चर में आपका दिया, स्ट्रक्चर में आपका फंक्शन के नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फंक्शन में सबसे पहले दिया होगा डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। हमारा सीपीयू क्या करता है, डेटा प्रोसेस करता है ना कंप्यूटर का, तो ये उसका एक फंक्शन है ना, ठीक है ना। तो डेटा प्रोसेस बस कुछ नहीं, एक एक लाइन लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, मेहनत ज्यादा नहीं करना है, ठीक है ना। एक एक लाइन देख लो बस हो गया। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज, ठीक है। हमारा काम होता है स्टोरेज का नंबर, एक लाइन लिख दो ना कि कंप्यूटर आर रिस्पांसिबल टू स्टोर द डेटा, बस काम खत्म, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। 2 मार्क का पड़ेगा, आराम से लिख के आना। डेटा मूवमेंट, डेटा मूवमेंट आप इसको पीपीटी से भी देख सकते हो, तो अगर आपको मिल जाता तो अच्छी बात है, बाकी मुझे पता नहीं कि इसको पीपीटी में अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। कंट्रोल, ये चार उसके फंक्शन है। उसी तरह स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, तो स्ट्रक्चर में आपका सीपीयू सबसे पहले आता है, फिर आता है मेन मेमोरी, फिर आता है आईओ डिवाइस, फिर आता है सिस्टम बस या फिर सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 28 में अवेलेबल, आप जाके वहाँ पे चेक कर लें, ठीक है। इसके बाद फिर और कोई क्वेश्चन आता है तो इस चैप्टर से टोटल हम बात करते हैं 9 क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर से 9 क्वेश्चन हैं जो कि मैं छांट के लेके आया हूँ, और 9 क्वेश्चन से लगभग आपका 6 मार्क गिरेगा, यानी कि 3 क्वेश्चन श्योर, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 8086 का आर्किटेक्चर, पिछले बार गिरा हुआ था, ठीक है। 8086 का आर्किटेक्चर, 8086 का आर्किटेक्चर आई थिंक कि मैंने 8086 के लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। तो आप वहां से जरूर से देख लें, अगर आपका वहां पे अवेलेबल नहीं है तो आप पीपीटी में जाएं, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आर्किटेक्चर सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आर्किटेक्चर बस आपको ड्राइंग करना है और कुछ नहीं। अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोले तो 1-2 लाइन ही लिखना है क्या क्या है उसमें, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। 8086 का आर्किटेक्चर। फिर बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में, तो वो है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम, इसका शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है ना, इसका शॉर्ट नोट। इसका शॉर्ट नोट आएगा, इसका शॉर्ट नोट भी आप देखें तो पीपीटी में है, मैं देखा हुआ है मैंने, ठीक है ना। आई थिंक इसमें, हाँ देखो ये एम्बेडेड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो यहाँ पे शॉर्ट नोट दिया हुआ है, ठीक है। और हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन डीपली एम्बेडेड सिस्टम एंड एम्बेडेड सिस्टम, इसमें अच्छे से नहीं दिया हुआ है, बुक में मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ है कि नहीं, नहीं होगा तो मैं आपको भेज दूंगा वैसे, ठीक है ना। बुक में दिया हुआ है, आप लोग पेज नंबर 56 पे जाएं। 56 में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, बस उसको बस करना है, पेज नंबर 56। बुक का पीडीएफ आपके पास होगा, नहीं तो फिर मैं बुक का पीडीएफ का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना। बुक के पेज नंबर 56 में अवेलेबल है एम्बेडेड सिस्टम का, एम्बेडेड सिस्टम और डीपली एम्बेडेड सिस्टम के लिए डिफरेंस, ठीक है ना। और उसके पहले वाले पेज में आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट नोट मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि चौथे और पांचवा नंबर क्वेश्चन यही है कि एम्बेडेड एंड डीपली एम्बेडेड दोनों का शॉर्ट डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस कुछ नहीं, 2 पॉइंट बस याद रखना है, 2 पॉइंट, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका शॉर्ट नोट। क्लाउड कंप्यूटिंग में मैंने आपको पहले बताया हुआ था ना, सास पास आईएएस, ठीक है ना। तो इसका जो सर्विसेज है इसको भी याद रखना है, सिस्टम एज अ सर्विस, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इनके इनके एक 2 पॉइंट याद रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, फिर पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है ना। तो इन सर्विसेज के एक 2 लाइन याद करना है, और क्लाउड कंप्यूटिंग को तो याद करना ही पड़ेगा शॉर्ट नोट। इसमें गारंटी है कि शॉर्ट नोट आपका पढ़ सकता है, अभी तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर से कुछ 8-9 क्वेश्चन से उसी में से आएंगे आपके, और ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है फर्स्ट चैप्टर से, मैंने जितने देखा हुआ है। 7 नंबर आता है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का डिफरेंस, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है लगभग। फिर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल देखने को मिला है, वो है आर्म आर्किटेक्चर। आर्म आर्किटेक्चर, आर्म आर्किटेक्चर का शॉर्ट नोट ये हर साल देखने को मिलता है। आर्म आर्किटेक्चर का शॉर्ट नोट, इसको भी देख के जाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी, इसके प्रोडक्ट्स, ठीक है। बाकी इंटरनेट ऑफ थिंग अगर आप ज्यादा से ज्यादा देखना चाहो तो आप देख सकते हैं इसका शॉर्ट नोट, ठीक है। बाकी इसमें जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्म आर्किटेक्चर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, और वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इनको भी देख के जाएं अगर आपको अच्छे मार्क रखने हैं तो,
ठीक है ना, क्योंकि पास होने के लिए मत देखिए, टाइम नहीं है पास होने का, ठीक है ना। अगर आपको अच्छे मार्क्स दें तो ये सारा क्वेश्चन आप देख के जाइए आराम से, आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर की बात करता हूँ मैं। सेकेंड चैप्टर, ठीक है। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा करने से फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। सेकेंड चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रो प्रोसेसर स्पीड, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर स्पीड के लिए को अफेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनको आप देख सकते हो। मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। वहीं से आपको बस पढ़ना और कुछ नहीं करना, मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको सॉल्यूशन में बताऊंगा आपको कहाँ से पढ़ना है। बुक के पेज नंबर 71 पे जाइएगा, वहाँ पे आपको देखिएगा कुछ फैक्टर्स लिखा होगा, लाइक पाइपलाइनिंग अगर आप पढ़ लोगे तो फिर आप पाइपलाइनिंग का क्वेश्चन भी कर सकते हो, जो कि आपको डायरेक्ट पढ़ सकता है व्हाट इज पाइपलाइनिंग, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना पाइपलाइनिंग को, ठीक है। फिर बात करता हूँ ब्रांच प्रेडिक्शन, इसी का फैक्टर है ब्रांच प्रेडिक्शन, ठीक है। एक मिनट, ब्रांच प्रेडिक्शन। फिर आता है हमारा सुपर स्केलर एग्जीक्यूशन, ठीक है। फिर बात करता हूँ डेटा फ्लो एनालिसिस। फिर आता है स्पेक्यूलेटिव एग्जीक्यूशन, ठीक है। इनको देख के जाइएगा, कुछ नहीं, एक एक दो लाइन बस रट के जाना है, रटना ही तो है भाई, सिर्फ गोवा में कुछ नहीं करना। गोवा में ज्यादातर रटने वाले ही क्वेश्चन है जो आपके मेन चैप्टर से, जैसे कि कैश मेमोरी, उनमें कुछ सॉल्वेबल वाले क्वेश्चन है। सेकंड चैप्टर में भी है, सेकंड चैप्टर से एक प्रॉब्लम श्योर है आपका आएगा, और दो प्रॉब्लम आ सकते हैं, या तो दो प्रॉब्लम एक थ्योरी आएगा, या तो फिर एक प्रॉब्लम दो थ्योरी आएगा, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम भी श्योर आएगा, थ्योरी भी श्योर आएगा, ठीक है। तो इसको याद रख के जाइएगा। और क्या थ्योरी आ सकते हैं, थ्योरी में वो एक पहला थ्योरी था, और सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है, परफॉर्मेंस बैलेंस के ऊपर, व्हाट इज परफॉर्मेंस बैलेंस पूछ सकता है, ठीक है। ये भी आप पेज नंबर 74 पे जाइए बुक के, वहां पे वो डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, शॉर्ट नोट। फिर बात करता हूँ मैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपका इस बार मिड सेम में आया था, वो है MIC, ठीक है, GPU एंड GPGPUs। अब ये क्या है, इनकी अगर मैं बात करूं, हाँ, तो ये MIC जो टर्म है वो कहाँ से हो क्या है ना, ये हो क्या है हमारा माइक्रो मल्टी कोर से, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा मल्टी कोर था, मल्टी कोर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एक सिंगल चिप है, सिंगल चिप के ऊपर हम जैसे बात करते हैं 2 कोर प्रोसेसर, हेक्सा कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, उसका मतलब क्या होता है कि एक चिप होता है, उसमें नंबर ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा होता है। अगर 4 कोर है तो फिर क्वाड कोर, या फिर 6 कोर है तो फिर हेक्सा कोर, ठीक है ना। तो ये सारा मल्टी कोर कंसेप्ट था। अभी MIC की बात करो तो अगर नंबर ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे हम बोलते हैं मेनी इंटीग्रेटेड कोर। MIC का फुल फॉर्म होता है मेनी इंटीग्रेटेड कोर, ठीक है। क्या होता है, मेनी इंटीग्रेटेड कोर, ठीक है। अभी जीपीयू का अब इसमें क्या काम आ गया ना, कि जीपीयू की अगर हम बात करें तो फिर इसमें क्या होता है ना कि जनरल पर्पस प्रोसेसर जो होते हैं वो इसमें इंक्रीज होते हैं, इसमें कोर इंक्रीज हो जाता है, इसमें जनरल पर्पस प्रोसेसर इंक्रीज हो जाते हैं सिंगल चिप में, ठीक है ना। कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, और ये बहुत सारा चीज पूछ जाएगा, आप सिर्फ फुल फॉर्म भी लिख दें तो आपको मार्क मिल जाएगा, ठीक है ना, कुछ नहीं करना। और ये कब काम आता है ना, इसको हम ये नाम कब आया, इसका एक फुल फॉर्म है, इसके हम बोलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटिंग ऑन जीपीयूज, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म ये एक्चुअली क्यों है, जब बहुत सारे एप्लीकेशन में जब हम लोग जीपीयूज का इस्तेमाल करने लगे तब हम लोग उसको ये टर्म दे दिए, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन आता है, आप इतने सारे मल्टी कोर को एक्सप्लेन करना होगा, MIC को लिखना होगा, बस अब थोड़ा थोड़ा एक एक फुल फॉर्म भी लिख दोगे तो आपको 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड में आराम से लिखो, मजे से लिखो, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, तो फोर्थ नंबर में आपका आता है सारा प्रॉब्लम्स। अब क्वेश्चन आपका थ्योरी में नहीं बचा,
और जो भी प्रॉब्लम्स बता आपको, जैसे कि आमदास, मैंने चैप्टर 2 के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैंने 2 वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को भी आप देख लेंगे तो आप सारा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि आमदास लॉ, ठीक है ना, आमदास लॉ। फिर बात करता हूँ लिटिल्स लॉ। लिटिल्स लॉ, लिटिल्स लॉ से एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन, आई थिंक वो क्वेश्चन मैंने आपको वन शॉट में बताया था, कोई बात नहीं, मैं फिर से अभी बता देता हूँ। वो एक ही क्वेश्चन आता है लिटिल्स लॉ से, उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना। अभी बता देता हूँ, 1 मिनट देना मुझे। लिटिल्स लॉ से एक क्वेश्चन आएगा कि ए डॉक्टर इन हॉस्पिटल, क्या है क्वेश्चन, ए डॉक्टर इन, सुनना, ध्यान से सुनना, ए डॉक्टर इन हॉस्पिटल ऑब्जर्व्स दैट एन एवरेज 6 पेशेंट्स पर आवर अराइव्ड एंड देयर आर टिपिकली 3 पेशेंट्स इन हॉस्पिटल। बोलता है कि 6 पेशेंट पर आवर हॉस्पिटल में आते हैं और 3 पेशेंट एक समय पे ठहर पाते हैं, मतलब कि बोला जाए तो यहाँ पे एल हमें 6 दिया गया है और लामड़ा हमें 3 दिया गया है। हमें निकालने के लिए बोला कि फाइंड द एवरेज रेंज ऑफ टाइम ईच पेशेंट स्पेंड इन द हॉस्पिटल, कितने टाइम तक एक पेशेंट रह पाते हैं उसमें। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे लिटिल्स लॉ में, एल इक्वल टू एल लामड़ा डब्ल्यू था, तो इसमें से एल दिया हुआ है, लामड़ा दिया हुआ है, डब्ल्यू निकल जाएगा एल बाय लामड़ा, यानी कि 6/3 इक्वल टू, सॉरी मैं गलत कर दिया, L3 एक्चुअली, सॉरी 6 लामड़ा है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3/6 इक्वल टू 0.5, ये पूरा रट दो, यही क्वेश्चन आता है, ये नॉर्मली लिटिल्स लॉ में कुछ क्वेश्चन नहीं आता। ये क्वेश्चन आपका मिड सेम में भी आया था, सेम क्वेश्चन डिट्टो, ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, रट लो ये क्वेश्चन, लिटिल्स लॉ का आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा। चलो अब बात करते हैं आगे, लिटिल्स लॉ गया, अब फिर मिप्स रेट पे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। मिप्स रेट को अच्छे से देखना, मिप्स रेट मैंने सेकेंड चैप्टर का वीडियो बनाया हुआ, आप उसको डिटेल देख सकते हो, इसको अगर आप ना भी देखो तो आप सेकंड चैप्टर का वहाँ पे वीडियो देख लो, आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं मीन के ऊपर क्वेश्चन आता है, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना, हार्मोनिक मीन, मीन के ऊपर क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन आता है एग्जीक्यूशन टाइम्स के ऊपर, एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म, मतलब कि फॉर्म में इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। बाकी चैप्टर 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में क्या क्या क्वेश्चन आता है, चैप्टर 3 में टोटल 4 क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन से ही 4 क्वेश्चन से जिसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आते। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो होता है क्लासेस ऑफ इंटरप्ट्स। क्लासेस ऑफ इंटरप्ट्स, आप जब आप पीपीटी देखोगे तो फिर चैप्टर वाइज जब आप देखोगे पीपीटी तो उसमें सब कुछ अवेलेबल, जो भी मैं बोल रहा हूँ सब अवेलेबल है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूँ, बस टॉपिक्स नोट्स करते जाएं, ठीक है ना। क्लासेस ऑफ इंटरप्ट्स, ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, प्रोग्राम इंटरप्ट, क्लासेस ऑफ इंटरप्ट्स में आपका प्रोग्राम इंटरप्ट होता है, इंटरप्ट होता है जो क्या क्या प्रोग्राम के कारण जब एक इंटरप्ट क्रिएट होता है, जब हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसके कारण कोई इंटरप्ट क्रिएट होता है, प्रोग्राम के इंटरप्ट में आता है। टाइमर इंटरप्ट होता है, इनपुट आउटपुट के कारण जो इंटरप्ट होता है, हार्डवेयर फेलियर के कारण होता है। मैंने इससे पहले बताया हुआ है, इसलिए मैं कुछ नहीं बता रहा, आप सीधा पीपीटी में करें, क्योंकि मुझे आज एम है, मुझे आज 6 चैप्टर 7 चैप्टर समझाना, आप बच्चे वेट करें 6 से 7 चैप्टर समझने के लिए, ठीक है। तो मैं इसीलिए पहले वाला चैप्टर तुम्हें समझाया हुआ, मैं सिर्फ टॉपिक्स दे रहा हूँ। फिर बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, तो वो होता है प्रोग्राम फ्लो विथ प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल कंट्रोल विथ एंड विदाउट इंटरप्ट। इसमें सिर्फ आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। प्रोग्राम फ्लो का बुक में भी अवेलेबल है, पीपीटी में भी अवेलेबल है, सिर्फ आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। डायग्राम ड्रॉ करना है, थोड़ा बहुत लिखना होगा तो फिर लिख देना, तो फिर खाली डायग्राम भी ड्रॉ कर दोगे तो हो जाएगा। इसमें 2 चीज आता है, एक होता है शॉर्ट आईओ इंटरप्ट, ठीक है, और एक होता है लॉन्ग आईओ इंटरप्ट, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन के बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आते हैं, ठीक है। वो क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन साइकिल विथ एंड विदाउट इंटरप्ट, ठीक है। और क्या होगा, और होगा इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर, जिसमें कि आपका नॉर्मली बस इंटरकनेक्शन आता है, बस इंटरकनेक्शन, या फिर पीयर टू पीयर इंटरकनेक्शन, आपको शॉर्ट नोट आएगा इंटरकनेक्शन, या फिर डायग्राम, और कुछ नहीं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गया आपका चैप्टर 3 से। अब बात करते हैं चैप्टर 4 के बारे में,
ठीक है, जो कि है कैश मेमोरी। अब चैप्टर 4 मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला, सिर्फ टॉपिक्स दे दूंगा उसको बस। चैप्टर 4 मैंने पूरा कवर कर किया हुआ, जितना भी कवर किया बस उतना ही आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। चैप्टर 4 का एक सजेशन दूंगा कि आप असाइनमेंट में जाएं, असाइनमेंट में जितने क्वेश्चन है उसको आप कर दो, उतना कर दोगे तो आपको उसमें से 1-2, क्योंकि चैप्टर 4 से टोटल 6 मार्क आएंगे। हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया, चैप्टर 1 से आता है 6 मार्क, 6 मार्क आएगा, चैप्टर 2 से भी 6 मार्क आएगा, ठीक है। चैप्टर 3 से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार 6 मार्क, ठीक है। चैप्टर 4 से 6 मार्क तो मैं बोल दिया, ठीक है। चैप्टर 4 से आप असाइनमेंट देख लो, और कुछ चीजें जो आपको देखना है, जैसे कि मेमोरी हायरार्की, मेमोरी हायरार्की, ठीक है, क्योंकि मैं पास होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको मार्क रखने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए आपको मेमोरी हायरार्की भी देखना होगा। डायरेक्ट मैपिंग है सबसे इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, आपको डायरेक्ट मैपिंग बहुत अच्छे से देख के जाना होगा, श्योर है कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डायरेक्ट मैपिंग देख के जाना है, और क्या करना है ना, एलिमेंट्स ऑफ कैश डिजाइन देख लेना है एक बार, एलिमेंट्स ऑफ कैश डिजाइन, कैश मेमोरी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वहां से जाके आप देख सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कैश डिजाइन, आप पॉइंट सर्च मारे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। फिर बात करें चैप्टर 5 के बारे में। हाँ, ये एक अच्छा चैप्टर है जिसमें कि मैंने आपको एरर करेक्शन पढ़ाया हुआ था, ठीक है। चैप्टर 5 का सिर्फ असाइनमेंट देखना है और कुछ नहीं करना, आपको मार्क रखना हो या पास होना, कुछ भी करना है, आपको असाइनमेंट ही देखना है और कुछ नहीं करना, उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, और अगर थोड़ा बहुत चेंज होगा तो बस नंबर्स चेंज होंगे और कुछ चेंज नहीं होंगे, या फिर थोड़ा घुमा के दे देगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। बाकी सारे असाइनमेंट आएंगे, असाइनमेंट के आपका टोटल आई थिंक 4 की 6 क्वेश्चन है, आई थिंक 6 क्वेश्चन है, असाइनमेंट 4 में है, असाइनमेंट 4 में आप जाइएगा, उसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर से। 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर भी आपको बता देता हूँ, आप बस डिलीट जाके आप क्वेश्चन नंबर देखो, आंसर तो आपके पास होगा ही, ठीक है। उसमें मैंने SD RAM D RAM बताया हुआ था, टाइप्स ऑफ रोम होता है, वही सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक, ठीक है, 7 से 13 वही 7 क्वेश्चन हो गए, 6-7 क्वेश्चन है, बस वही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 13 तक असाइनमेंट में जितने हैं। हाँ, चैप्टर 5 में मैंने एक चीज किया हुआ था, हैमिंग कोड, ठीक है। हैमिंग कोड मैं एक गलत बोल दिया था, उसको मैं करेक्ट करने वाला हूँ, जो कि मैंने हैमिंग कोड के जो मैंने लेक्चर बताया हुआ था, आपको याद होगा, उसमें मैंने आपको एक चीज बोला हुआ था क्वेश्चन करते समय, कि जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना पैरिटी बिट C1 C2, ठीक है ना, जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हम लोग किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, C1 में क्या करते हैं, एक लेना है एक छोड़ना है, C2 में 2 लेना है 2 छोड़ना है, लेकिन उसके बाद जब आता है तो C3 ले लेना है, C4 लेना है, C4 में हमें 4 लेना है 4 छोड़ना है, ठीक है ना। तो वो जो मैंने क्वेश्चन किया हुआ था उसके लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि उससे मैंने एक चीज गलत बता दिया था, इसलिए मैं आपको फिर से करके बता रहा हूँ। सपोज कि 8 बिट है, 1 0 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट का डेटा है, डेटा बिट 8 है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि इसमें पैरिटी बिट कितने होंगे, अगर डेटा बिट 8 है तो पैरिटी बिट कितने होंगे, 2 to the power k should be greater than equal to m plus k plus 1, है कि नहीं। तो इसमें k कितना होना चाहिए, बताओ मुझे, m कितना बिट है, 8 बिट का है, ये एक है, तो k कितना बिट का होना चाहिए, बताओ जल्दी फटाफट सोच के बताओ। अगर मैं k लेता हूँ 3, तो क्या 2 to the power 3 greater than equal to m plus k plus 1 होगा, नहीं, इसका मतलब k मुझे 4 लेना होगा, ठीक है। तो यानी कि k हो जाएगा मेरा 4, यानी कि टोटल मेरा कितना बिट का सारा कंटेंट होगा, d डेटा बिट यानी कि m प्लस के हमारा टोटल बिट होगा, ठीक है, यानी कितना बिट हो जाएगा हमारा 8 प्लस 4 12 बिट्स। चलिए फिर फटाफट से हम 12 बिट्स का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब फटाफट से हम बिट्स को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी 2 to the पावर वाले प्लेसेस हैं उनमें आपका पैरिटी बिट्स रहेगा, क्या रहेगा, पैरिटी बिट्स रहेगा। 2 to the पावर 0 क्या है 1,
तो यहाँ पे मेरा C1 रहेगा। 2 टू द पावर 1 क्या है 2, तो यहाँ पे मेरा सेकेंड पैरिटी बिट रहेगा। 2 टू द पावर 2 क्या है 4, तो यहाँ पे मेरा थर्ड पैरिटी बिट रहेगा, जिसको कि मैं C4 लिखूंगा। C3 लिखा था तो वो मैंने गलत बताया हुआ था, ठीक है ना। तो मुझे माफ कीजिएगा उस गलती के कारण, कोई बात नहीं। इंसान हो भाई, पता नहीं कौन से गांजे फूक के पता नहीं वो मैंने वीडियो बनाया था, तो उस गांजे वाले इंसान को माफ करना, रियल इंसान को समझना थोड़ा, ठीक है ना। चलिए, तो फिर ये C4 है, इसको आप C4 लिखना। फिर बात करें 2 टू द पावर 3, यानी कि नेक्स्ट पैरिटी बिट 2 टू द पावर 3 पे हो गया, यानी कि C8, यानी कि यहाँ पे मेरा नेक्स्ट पैरिटी बिट होगा, ठीक है। अब डेटा बिट कहाँ कहाँ होगा, यहाँ पे D0 फर्स्ट डेटा बिट, ठीक है। D0 ने D1 की बात करता हूँ, D1। फिर यहाँ पे D2, यहाँ पे D3, यहाँ पे D4, यहाँ पे D5, यहाँ पे D6, यहाँ पे D7, यहाँ पे D8, ठीक है। बस अब आपको कुछ नहीं करना, डेटा बिट को बस लिख देना है यहाँ पे 1 0 1 1 0 1 0 एंड 1, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है कि आपको पैरिटी बिट कैलकुलेट करना है। मैंने आपको पैरिटी बिट कैलकुलेट करने के लिए सिखाया हुआ था। C1 सपोज कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, एक लेना है एक छोड़ना है। C1 से स्टार्ट करना है, स्टार्ट करो C1 से। C1 को लेना है, लेकिन C1 को मुझे कैलकुलेट, देखो C1 को मुझे लेना है, एक्चुअली मैं C1 से स्टार्ट करूंगा। देखो मैंने क्या बोला कि एक लो एक छोड़ो, ठीक है। C1 के लिए तो मैं जब C1 से स्टार्ट करूंगा तो मैंने C1 को लेना है, फिर D1 को लेना है क्योंकि एक लेना है एक छोड़ना है, फिर इसको लेना है 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर उसके फिर तो कोई है ही नहीं क्योंकि 12 को छोड़ना ही है, तो मुझे इनको लेना है, ठीक है ना, एक्सॉर में। लेकिन C1 को तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, तो मुझे इसको भी अवॉइड करना होगा। स्टार्ट लेंगे C1 से करना, ठीक है ना। अब इसको अवॉइड कर दो। अब किसको लेना है ना, अभी अब जितने बचे उन सबको ले लेना है। कैसे, D1 एक्सॉर, D2 एक्सॉर, D4 एक्सॉर, D5 एक्सॉर, D7, ठीक है। क्या हो गया इनका वैल्यू, कैलकुलेट करो। D1 कितना है 1 एक्सॉर 0 एक्सॉर 0 एक्सॉर 1 एक्सॉर 0, ठीक है। कितना होता है इसका आंसर 0, क्योंकि मेरा इवन नंबर ऑफ 1 है, तो फिर एक्सॉर क्या करता है कि इवन नंबर 1 होने पे हमारा 0 रिटर्न करता है, और नंबर ऑफ 1 होने पे मेरा 1 रिटर्न करता है। अब बात करता हूँ C2 के बारे में, C2 पैरिटी बिट के बारे में। तो C2 के लिए मैंने क्या बोला था, 2 लो 2 छोड़ो, यानी कि अब स्टिक को मैं मिटाता हूँ फिर से, ठीक है। मैं दूसरे पिन से टिक मारता हूँ, 2 लेना है 2 छोड़ना है, यानी कि C2 को इंक्लूड करके 2 लेना है, यानी कि इन दोनों को लेना है मुझे, अब इन दोनों को छोड़ना है, फिर इन दोनों को लेना है, इन दोनों को छोड़ना है, अब इन दोनों को लेना है, बाकी तो छोड़ना ही है, ठीक है ना। लेकिन अब देखो, जो पहले 2 को जो मैं ले रहा हूँ C2 को इंक्लूड करके, तो मुझे C2 को तो लेना ही नहीं है क्योंकि पैरिटी बिट को मुझे एक्सक्लूड करना है, तो मैं C2 को एक्सक्लूड कर दिया। बचा कौन, D1, तो D1 से स्टार्ट करो। D1 एक्सॉर, फिर कौन आएगा D3 एक्सॉर, D4 एक्सॉर, ठीक है। फिर आता है D6 एक्सॉर, D7। कैलकुलेट करो कितना होगा, 1 एक्सॉर 1 एक्सॉर 0 एक्सॉर 1 एक्सॉर 0, कितना हो गया, ये हो जाएगा 1। तो C1 पे मेरा 0 था, C2 पे मेरा हो गया 1, ठीक है ना। अब C2 का काम खत्म हो गया, ये पैरिटी बिट का भी मेरा काम गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैरिटी बिट के बारे में। क्या है नेक्स्ट पैरिटी बिट, C4, ठीक है। अब C4 पैरिटी बिट की जब मैं बात करूं, तो C4 में मैंने क्या बोला था कि देखो मुझे 2 टू द पावर को लेना है, 2 टू द पावर को छोड़ना है, यानी कि C1 के लिए मैंने 2 टू द पावर 0 को लिया था, यानी कि एक लिया था एक छोड़ा था। उसी तरीके से C2 के लिए 2 टू द पावर 1 नंबर ऑफ बिट्स लिया था और उतना नंबर ऑफ बिट्स मैंने छोड़ा था, यानी कि 2 बिट लिया 2 बिट छोड़ा। अब C4 के लिए 2 टू द पावर 2 नंबर ऑफ बिट्स लेना है और 2 टू द पावर 2 नंबर ऑफ बिट्स छोड़ना है, यानी कि 4 बिट्स लेना है 4 बिट्स छोड़ना है, इंक्लूडिंग C4, यानी कि C4 को इंक्लूड करके, एक मिनट, एक मिनट देना, हाँ। अब C4 को इंक्लूड करके हमें 4 को लेना है, यानी कि C4 D2 D3 एंड D4, मैंने 4 को लिया। अब 4 को छोड़ दो, 8 9 10 11 को छोड़ दो, अब बचा 12, ठीक है कि नहीं। चलो उसको कैलकुलेट करो। C4 को कैसे करेंगे, C4 को तो इंक्लूड करना नहीं है क्योंकि C4 तो हमारा पैरिटी बिट है, बाकी को इंक्लूड करो। D2 एक्सॉर D3 एक्सॉर D4,
ठीक है ना। फिर एक्सॉर D8 कितना हो जाता है ये हो जाएगा 0 एक्सॉर 1 एक्सॉर 0 एक्सॉर 1 कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी लिख दो हमारा 0, ठीक है। अब बात करते हैं C1 का हो गया कि नहीं। अब C1 को मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं C4 के बारे में, यहीं पे C4 नहीं C8 के बारे में। हाँ C8 में मैंने क्या बोला था, 8 लेना है 8 छोड़ना है। तो C8 को इंक्लूड करके 8 देखो ये सारा ही हो रहा है, तो सारा ही को लेना पड़ेगा। इसके बाद स्टार्ट करना, लेकिन जिस पैरिटी बिट को ले रहे हो उस पैरिटी बिट से स्टार्ट करना है, याद रखना हमें, ठीक है ना। तो C8 को तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि ये पैरिटी बिट है। बाकी को ले लो, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ 1 एक्सॉर 1 एक्सॉर, ठीक है 0 एक्सॉर 1 कितना हो जाएगा 1, यानी इसका वैल्यू हो गया 1। यानी कि मेरा जो पैरिटी बिट निकल के आता है पैरिटी बिट्स जो मेरे निकल के आ रहे हैं C8 C4 C2 और C1, ये कितने निकल के आ रहे हैं। C8 मेरा आ रहा है 1, C4 मेरा आ रहा है 0, C2 आ रहा है 0 एंड सॉरी C2 आ रहा है 1, ठीक है ना। C2 आ रहा है 1 एंड C1 आ रहा है 0, ठीक है। तो ये मेरा आ रहा है पैरिटी बिट्स इस डेटा के लिए, ठीक है। समझ में आया। बाकी कंपैरिजन तो मैंने उसी लेक्चर में बताया था, बस यही छोटा सा गलती हो गया था कि मुझे बताना था कि कितने बिट्स को लेना है छोड़ना है, वही मैंने गलत कर दिया था, मुझे माफ करना उसके लिए। तो अभी ठीक हो गया, अभी जो ये मैंने बताया ये सारा करेक्ट है, ठीक है। आंख बंद करके करना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन क्या क्या होंगे। चैप्टर 5 में इतने ही थे, बस आपका असाइनमेंट करना और कुछ नहीं करना, ठीक है, और उस चीज़ की टेंशन मत लो। फिर बात करते हैं चैप्टर 6 के ऊपर, जो कि जिसके लिए बच्चे वेट किए हुए थे, रेड वाला चैप्टर। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है और वही 2 क्वेश्चन आएंगे श्योर, 100% वही 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि इसमें से आपका 2 से 4 मार्क आ सकता है, 2 से 4 मार्क। तो वो 2 क्वेश्चन क्या है जो इसमें से आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, describe how redundancy is achieved in RAID system, ठीक है। ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिफरेंट रेड लेवल्स। सारे रेड लेवल्स के बारे में आपको 2-2 पॉइंट्स याद रखना होगा। टोटल आपका रेड लेवल 0 से लेकर रेड लेवल 6 तक आपको है। आपका जो पीपीटी है उसमें डायरेक्ट अवेलेबल है, पूरा डायरेक्ट अवेलेबल। आप 2-2 पॉइंट रख के याद रख के जाओ, आपका श्योर आपका इसमें से आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं रेड के बारे में। अच्छा, तो 6 चैप्टर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि छोटा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए मैं अभी वन शॉट में बता दे रहा हूँ। तो रेड है क्या, हम इसका फुल फॉर्म क्या लिख सकते हैं। रेड के बारे में क्या हम फुल फॉर्म लिख सकते हैं, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिडंडेंट एरे, ठीक है, ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ठीक है। ये क्यों पिक्चर में आया, क्योंकि देखिए जब आप लोग कंप्यूटर के बारे में सोचते हो तो एक तो दिमाग में आता होगा कि इसमें प्रोसेसर है, सीपीयू है, सीपीयू का अपना स्पीड होता है, ठीक है ना। रैम आपको पता होगा कि कैश मेमोरी बहुत स्पीड होता है, फिर रैम का स्पीड होता है, फिर एक्सटर्नल मेमोरी का स्पीड होता है। तो हम जब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गया कि बाहर का कोई भी डिस्क हो गया, तो उससे क्या होता है कि उन लोगों का स्पीड बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू सीपीयू। तो अगर हम बात करते हैं जब डेटा ट्रांसफर के बारे में, अगर आपका जब एक्सटर्नल स्टोरेज स्लो हो तो आपका सीपीयू कितना भी स्पीड हो, जब आपका हार्ड डिस्क स्लो होगा तो आपका कंप्यूटर गारंटी स्लो होगा, होता है कि नहीं। आप लोग जब हार्ड डिस्क देखते हो तो आप लोग क्या देखते हो कि हार्ड डिस्क का ये वर्जन है, ये वर्जन मुझे लेना है, ये हार्ड डिस्क आपका ज़्यादा स्पीड देगा। क्यों देखते हो, क्योंकि मुझे हार्ड डिस्क भी मुझे स्पीड चाहिए, मुझे अपना एक्सटर्नल स्टोरेज, हार्ड डिस्क हो गया फिर कोई अलग एक्सटर्नल स्टोरेज, आपका सीडी हो या फिर सीडी रोम कुछ भी हो एक्सटर्नल स्टोरेज, ठीक ना। तो मुझे अपना एक्सटर्नल स्टोरेज भी स्पीड करना होगा। तो उसे स्पीड करने के लिए ये फॉर्मेट आया RAID, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इसमें रिडंडेंसी आया। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है ना, ये हमें डेटा प्रोटेक्शन देता है, डेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और स्पीड प्रोवाइड करता है, ठीक है ना।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा एक हार्ड डिस्क, कुछ हार्ड डिस्क में देखो कि आपका डेटा जब करप्ट हो जाता है, नॉर्मली पहले के जो हार्ड डिस्क में एक्सटर्नल स्टोरेज जो होते थे उसमें बहुत जल्दी डेटा करप्ट होता था, लेकिन आजकल के जो निकल रहे हैं उसमें ज़्यादा डेटा करप्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसमें रिडंडेंसी अवेलेबल है। रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि वो डेटा प्रोटेक्शन आपको देगा, ठीक है। तो वो किस तरीके से देगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेड जीरो के बारे में। रेड जीरो और रेड वन इज नॉट द ट्रू फैमिली ऑफ रेड। क्यों? क्योंकि रेड जीरो और रेड वन हमें रिडंडेंसी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन फिर भी ये रेड फैमिली में इसलिए आता है क्योंकि हमें ये स्पीड थोड़ा बहुत प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर हम बात करें रेड जीरो के बारे में, तो ये क्या करता है ना, हमारा नॉर्मली स्ट्राइपिंग होता है। आप जैसे कि आपके पिक्चर में देखेंगे हमारा जो स्ट्राइपिंग होता है कुछ इस तरीके से होता है। सपोज कि मेरा डेटा कुछ है ए, ठीक है ना, ए का कुछ डेटा मेरा यहाँ पे स्टोर हो गया, इसका कुछ डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया। तो उस तरीके से मेरा नॉर्मली यहाँ पे स्ट्राइपिंग होता है। आपको डेटा आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना होगा, डायग्राम आप एक बार देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्ट्राइपिंग होता है। जब ये डेटा स्ट्राइप होता है जो अलग अलग मेमोरी में स्टोर होता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ एक डेटा के बारे में तो आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे, तो पैरेलली डेटा लेके जाने में इसको सुविधा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि इसमें स्पीड बढ़ जाता है स्ट्राइपिंग के कारण, क्योंकि आधा डेटा यहाँ पे गया आधा डेटा यहाँ पे गया, ठीक है। तो सर्च करने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि डेटा यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे डेटा छोटा है, तो सर्च करने में कम टाइम लगेगा। जितना बड़ा डेटा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जितना कम टाइम लगेगा उतना ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, फिर इसी कारण से रेड जीरो का स्पीड ज़्यादा हो जाता है। आप लोग के बुक में देखेगा, बुक में या फिर पीडीएफ में भी देखेगा, एक डायग्राम अवेलेबल है, उसी के डायग्राम को आपको बस पढ़ना होगा। मैं आपको 1 मिनट प्रोवाइड कर देता हूँ। पीपीटी में अगर आप जाइएगा तो आपका लेक्चर नंबर 22 में देखिएगा, ये एक डायग्राम अवेलेबल है। इसमें देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, इस डायग्राम में देखिए आपका पूरी तरीके से आपका डिफरेंस दिया। आप खाली इस डायग्राम को भी याद रख लोगे तो आपका रेड जीरो से लेकर रेड सिक्स तक आपको सब कुछ याद हो जाएगा। हमारा जो रेड जीरो होता है हम उसे नन रिडंडेंट बोलते हैं, क्योंकि उसमें रिडंडेंसी अवेलेबल नहीं है। हमारा डिस्क रिक्वायर्ड एन है, आपको डिस्क रिक्वायर्ड भी लिखना होगा, क्योंकि हमारे डिस्क रिक्वायर्ड इसमें एन है। इसमें डेटा अवेलेबिलिटी लोअर रहता है क्योंकि इसमें अगर एक बार डेटा करप्ट हो जाए, सपोज कि अगर मैं बात करूँ इसमें इस डिस्क की बात करूँ, तो ये मेरा ए डेटा क्या है, इसका आधा डेटा इसमें स्टोर है, आधा डेटा इसमें स्टोर है। तो अगर ये डिस्क मेरा फेलियर हो गया, इसमें कुछ करप्शन हो गया, तो क्या मैं डेटा ए को एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसको नॉन रिडंडेंट बोला जाता है, क्योंकि इसमें डेटा एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर बात करते हैं आयो डेटा। तो ये थोड़ा हाई होता है डेटा ट्रांसफर, लेकिन इससे भी ज़्यादा हाई होते हैं नीचे में, लेकिन ये थोड़ा हाई होता है। रिक्वेस्ट रेट भी थोड़ा हाई होता है। फिर बात करते हैं रेड लेवल 1 के बारे में। इसे हम मिरर्ड बोलते हैं, और इसमें डेटा डिस्क रिक्वायर्ड 2n होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है, हम बात करते हैं रेड 1 के बारे में। रेड 1 में क्या होता है ना, उसमें जो डिस्क होते हैं एक्चुअली में जो हमारे जो रेड होता है ना, रेड इसमें हमारा डिस्क के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो रेड 1 में क्या होता है कि सपोज कि मेरा यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर हुआ है, सपोज कि ए बी सी डी यहाँ पे स्टोर हुआ, तो इसका मिरर का डेटा भी स्टोर होगा, मतलब कि A1 B1 C1 यानी कि C1 D1, इसका सेम डेटा एक और डिस्क में, एक और एरे में स्टोर होगा। नंबर, ये जो डिस्क बोलते हैं ना, अगर डिस्क के एक सेट को लें तो उसे हम बोलते हैं एरे ऑफ डिस्क, ठीक है ना। तो यही सेम डेटा एक और एरे में सेव होगा, ठीक है। क्योंकि तो इसके कारण क्या होता है ना कि हमें डेटा डबल जगह पे स्टोर करना पड़ता है, तो हमें डबल स्टोरेज की अवेलेबिलिटी होती है, मतलब की जरूरत होती है। तो इसी कारण से इसका स्टोरेज जो हो जाता है 2n हो जाता है। हालांकि इसमें क्या होता है कि हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन चीज ये होता है कि इसका स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये भी अच्छा मेथड नहीं है। अब बात करते हैं रेड 2 के बारे में। रिडंडेंसी इसमें अवेलेबल है, लेकिन थ्रू हैमिंग कोड। इसमें क्या होता है, हम जब बात करें इसमें हमारा n+m डिस्क की अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि हम अगर रेड 2 की बात करें, रेड 2 में क्या होता है ना कि डिस्क में अगर डेटा स्टोर होता है ना, हाँ, सपोज कि यहाँ पे कुछ डेटा हुआ, यहाँ पे कुछ डेटा हुआ, यहाँ पे कुछ डेटा हुआ, तो जितने भी डेटा स्टोर होते हैं इनका एक पैरिटी डिस्क भी होता है, सॉरी पैरिटी डिस्क नहीं, उनका हैमिंग डिस्क होता है, जिसमें कि इनका हैमिंग कोड स्टोर होता है। हैमिंग कोड जैसे कि मैंने आपको बताया था, सपोज कि इस डिस्क का कुछ हैमिंग कोड हुआ, तो वो हैमिंग कोड यहाँ पे आके इस पोजीशन में आके स्टोर हो जाता है, ठीक है ना, इस डिस्क का डेटा का जो भी हैमिंग कोड हुआ।
उस तरीके से इसका हैमिंग कोड आके यहाँ पे स्टोर हो जाता है, यानी कि एक डिस्क रिजर्व होता है पूरा एक डिस्क के डेटा के लिए, इसका सारा हैमिंग कोड यहाँ पे स्टोर है। उस तरीके से एक और डिस्क के लिए एक और हैमिंग कोड। तो इसीलिए अगर मेरा हैमिंग कोड के स्टोरेज m है, इसका अगर मेरा डिस्क का स्टोरेज n है, तो मेरा टोटल डिस्क रिक्वायर्ड होता है n+m, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा रिडंडेंसी अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा को फिर से हम रिस्टोर कर सकते हैं अगर हमारा एक भी डिस्क करप्ट हो जाए, क्योंकि हैमिंग कोड से हमें रिस्टोरेशन हमारा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक डिमेरिट क्या हुआ ना, अगर सपोज कि मेरा हैमिंग कोड का जो डिस्क है यही अगर मेरा करप्ट हो गया, तो क्या हम इसके डेटा को फिर से रिट्रीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसीलिए हमारा फिर से आया एक और रेड लेवल, जो कि हमारा है रेड लेवल 3। रेड लेवल 3, रेड लेवल 3 में क्या होता है ना, रेड लेवल 3 में मेरा सपोज कि ये कुछ डिस्क है, ये कुछ डिस्क है, ये कुछ डिस्क है, ठीक है, ऐसे कुछ डिस्क है। लेकिन यहाँ पे एक और डिस्क होगा जो कि इनके सारे डेटा का पैरिटी बिट रखता होगा, ठीक है, इनका पैरिटी बिट। सपोज कि यहाँ पे मेरा डेटा है 0, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इनका पैरिटी कितना हो गया 0, यहाँ पे 0 स्टोर होगा, क्योंकि ये क्या करेगा कि इनका पैरिटी बिट, इनका पैरिटी बिट रखेगा। अगर यहाँ पे n डिस्क हैं तो हमें टोटल रेड 3 के कंस्ट्रक्शन के लिए n+1 डिस्क लगेगा, क्योंकि एक डिस्क एक्स्ट्रा हम लोग रखते हैं स्टोर करने के लिए पैरिटी बिट, ठीक है, एक एरे ऑफ डिस्क, समझ में आएगी नहीं। तो इसका स्टोरेज हो जाएगा n+1। इसमें भी रिडंडेंसी अवेलेबल हो जाएगा कि हम पैरिटी बिट से रिडंडेंसी इसका ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं मैं बता देता हूँ। सपोज कि ये मेरा डिस्क है x1, ये मेरा डिस्क है x2, ये मेरा डिस्क है x3, ये है मेरा डिस्क x4, ये है मेरा डिस्क सपोज कि x5, ठीक है। इस x4 को हटा देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया, इसको मैं कर देता हूँ x4 सपोज, ठीक है। तो x4 इसका पैरिटी बिट भी चेंज हो जाएगा, इसका पैरिटी बिट 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 x 1 x 0 कितना था 1। अब मुझे एक बात बताओ, x4 में पैरिटी क्या सेव होगा, x1 XOR x2 XOR x3, है कि नहीं। लेकिन x4 में क्या स्टोर हुआ ना, 1 स्टोर हुआ। सपोज कि मेरा जो x2 है ये करप्ट हो गया, इसका डेटा मेरा गायब हो गया, अब मुझे डेटा मिल नहीं रहा है, तो मैं उसका डेटा कहाँ से लेके आऊँ, पैरिटी बिट का यूज करके। तो अब इसका यूज करो, x2 को कैसे लाएंगे, हम पैरिटी बिट का यूज करेंगे, पैरिटी बिट ऑफ a, ठीक है, यानी कि x4 लेंगे, x4 XOR x3 XOR x1, कितना आएगा 1। यही तो मेरा यहाँ पे डेटा था ना भाई, आगे की नहीं डेटा। इस तरीके से मेरा पैरिटी बिट का यूज करके डेटा को रिट्रीव किया जाता है। रेड 3 और रेड 4 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बट रेड 4 में क्या होता है कि हमें पैरेलल एक्सेस मिलता है, क्योंकि रेड 3 में एक बार में हम डिस्क को यूज करते हैं, लेकिन रेड 4 में हम पैरेलली डिस्क को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी पैरिटी बिट कैलकुलेशन रेड 4 में पूरा सेम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रेड 5 के बारे में। इन सब का जो भी है ना, एक एक दो पॉइंट, बस कुछ नहीं करना, ये पीपीटी उठा लो, ठीक है ना। इसमें ये सब लिखा हुआ, अगर आपको ये नहीं भी पता चल रहा है तो इस पीपीटी में आपका नीचे दिया भी हुआ है, ठीक है ना, कुछ दिया हुआ है, एडवांटेज वगैरह भी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे रेड 0 के बारे में दिया हुआ है कुछ, या फिर आप जाओगे तो आपका एक पीपीटी नंबर मैं बता रहा हूँ, पीपीटी नंबर आई थिंक 25 में पूरा क्लियर दिया हुआ है। देखो यहाँ पे रेड लेवल की बात करूँ तो रेड लेवल 0 में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। फिर रेड लेवल 1 आ जाता है, रेड लेवल 1 के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 के दिए हुए हैं, 3 के दिए हुए हैं, ठीक है ना। आपको बस पीपीटी डाउनलोड करना है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना, पीपीटी डाउनलोड करने के लिए। फिर बात करता हूँ रेड 5 के बारे में। एक मिनट देना, अरे यार, हाँ, रेड 5। अब रेड 5 में क्या हुआ ना, सपोज कि हम बात करते हैं जब रेड 3 के बारे में, सपोज कि कुछ डिस्क है, यहाँ पे पैरिटी बिट का डिस्क है, सपोज कि पैरिटी बिट का डिस्क ही खराब हो गया, तो क्या किया जाए। तो रेड 5 उसका असली सॉल्यूशन दिया, वो क्या बोलता है कि अगर मेरे पास ये कुछ डिस्क हैं, अगर मेरे पास ये सपोज कि 3 डिस्क है, ठीक है ना, यहाँ पे मेरे पास ये डिस्क है, ठीक है ना, और मेरे पास एक और डिस्क है, तो हम क्या करेंगे कि पैरिटी बिट को हर एक जगह पे नहीं रखेंगे। सपोज कि मेरा पैरिटी बिट यहाँ पे रहेगा P1, यहाँ पे एक पैरिटी बिट रहेगा, सेकंड पैरिटी बिट यहाँ पे रहेगा, थर्ड पैरिटी बिट यहाँ पे रहेगा, उसी तरीके से करते करते यहाँ पे फोर्थ पैरिटी बिट रहेगा। ये बोलता है कि हम हर एक ब्लॉक में, हम हर एक एरे में एक एक पैरिटी बिट रखेंगे, जो कि इसका सपोज कि 0 1 0, इसका पैरिटी बिट कितना हो रहा है 1, तो इसमें स्टोर हो गया 1। सपोज इसमें डेटा स्टोर है 0
वन वन, इसका पैरिटी बिट कितना हो रहा है 0, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 0। उसी तरीके से हर एक ब्लॉक में एक एक पैरिटी बिट रहेगा, ताकि सपोज कि अगर ये पैरिटी बिट करप्ट हो जाता है तो हम इन तीनों डिस्क का यूज करके इसको रिट्राइव कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर ये पूरा ही डिस्क खराब हो जाए तो हम इसके पैरिटी को यूज कर करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा जो सॉल्यूशन निकला हमारा रेड 5 में निकला, लेकिन रेड 5 में एक और डिमेरिट आया कि सपोज कि 2 डिस्क फेल हो जाए, तब क्या करें। तो उसका सॉल्यूशन हमारा रेड 6 में आया। रेड 6 क्या बोलता है कि हम एक पैरिटी बिट नहीं रखेंगे। रेड 6 क्या बोलता है कि हम एक पैरिटी बिट नहीं रखेंगे, हम 2 पैरिटी बिट रखेंगे। सपोज कि ये मेरे कुछ डिस्क हैं, ठीक है ना, ये मेरे कुछ डिस्क हैं, तो ये बोलता है कि हम एक पैरिटी बिट नहीं रखेंगे, हम 2 पैरिटी बिट रखेंगे। कैसे, मैं सपोज कि अगर मैं यहाँ पे P1 रखता हूँ पहला पैरिटी बिट, एक और पैरिटी बिट रखूंगा Q1, जो कि P1 होगा इन दोनों का पैरिटी, Q1 होगा इन तीनों का पैरिटी, ठीक ना। उसी तरीके से एक जगह पे नहीं होगा, यहाँ पे सपोज कि Q2 हुआ तो P2 यहाँ पे होगा, सपोज कि यहाँ पे P3 हुआ तो Q3 यहाँ पे होगा। लेकिन P एक पैरिटी बिट P के नीचे दूसरा पैरिटी बिट P नहीं रह सकता, P2 के नीचे P3 नहीं रह सकता, ये हमेशा याद रखना, ठीक ना। तो इस तरीके से हमारा पैरिटी बिट चेंज होता है। बाकी इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, बस रेड लेवल से आपको बस कुछ पॉइंट्स याद करना है और कुछ भी नहीं करना। आराम से चैप्टर 6 आपका क्लियर है बस, और कुछ नहीं करना, 2 पॉइंट याद रखना बस हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 6 गया। एक्चुअली में कुआ में बहुत सारे चैप्टर हैं, अगर मैं सारे को अगर समझाने के लिए बैठ जाऊँ ना तो 3 घंटा 4 घंटा चला जाएगा, फिर आप बोलोगे कि यार क्या लंबा वीडियो बना दिया, ठीक है ना। इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा। फिर बात करना चैप्टर 7 के बारे में। चैप्टर 7 को मैं समझाने वाला हूँ, बस सुनते रहना अच्छे से ध्यान से, ठीक है ना। बस सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है मेजर फंक्शन ऑफ आईओ मॉड्यूल। मेजर फंक्शन ऑफ आईओ मॉड्यूल्स। अच्छा, अगर आप लोग देख रहे हो तो अगर आप लोगों ने चैप्टर 5 स्किप किया हुआ है तो आप जरूर से उसको देख लें, क्योंकि चैप्टर 5 में मैंने हैमिंग कोड में जो एरर किया हुआ था वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है, तो ठीक है ना। तो आप स्किप मत कीजिएगा कुछ भी, ठीक है। तो मेजर फंक्शन ऑफ आईओ मॉड्यूल, ये पहला क्वेश्चन है। फिर आता है डिफरेंट टेक्निक्स फॉर परफॉर्मिंग आईओ। डिफरेंट टेक्निक, ये सारे जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, लास्ट में मैं क्या करूँगा कि इन सबको मिला के एक पेपर में लिख के अपलोड कर दूंगा ड्राइव में, ठीक है ना। आपको ड्राइव का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उठा लीजिएगा और फिर एक एक करके सारे क्वेश्चन को आप कवर करते रहेगा, आपका कोआ पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन क्या आता है ना, डिफरेंट टेक्निक फॉर परफॉर्मिंग आईओ, ठीक है। फिर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर, जो है कि 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस। ये आपका ये जो थर्ड क्वेश्चन है आपका असाइनमेंट में भी, अगर आपका असाइनमेंट का आंसर है तो आप उसमें से पढ़ सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल और पेरिफेरल डिवाइसेस विथ सुइटेबल एग्जाम्पल। चिंता मत करो, हैंडराइटिंग अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं आपको अच्छे हैंडराइटिंग में लेके आपको दे दूंगा, ठीक है ना। और मैं ये 3 क्वेश्चन और मैं सजेस्ट करूँगा कि असाइनमेंट में जाएं, असाइनमेंट 4 में उसके क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को देख लें, जो प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस उसको देख लेंगे, बस इतना क्वेश्चन आप 5 क्वेश्चन को करके जाएं, आपका हो जाएगा। अब समझते हैं कि चैप्टर 7 में क्या है, क्योंकि चैप्टर 7 मैंने नहीं समझाया हुआ था तो मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। एक मिनट मुझे दीजिएगा, क्योंकि मुझे टॉपिक निकालने में भी थोड़ा बहुत समझता है। और हाँ, पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, क्योंकि लगे रहने से ना खत्म होगा नहीं फिर आपका, ठीक है ना। फिर आराम सत्य हो जाएगा। और बताओ भाई, तुम लोग घर वर में सब कैसे चल रहा है? पढ़ाई देखो, कोई ना ज़्यादा सीरियस मत लो, ठीक है ना। एंड सेम है, आराम से मजे में दो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। चलिए थोड़ा बहुत रेस्ट ले लीजिए, मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, मैं बहुत तब से बोला जा रहा हूँ। 2 मिनट मुझे दीजिए बस, ठीक है ना।
हाँ, तो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि फंक्शंस ऑफ आईओ मॉड्यूल। तो मॉड्यूल फंक्शन आपको 5 फंक्शन मिलेंगे, ठीक है। मॉड्यूल के 5 फंक्शन होते हैं। कंट्रोल एंड टाइमिंग वो आपका अवेलेबल होगा पीपीटी में, तो उसको समझाने का कुछ फायदा नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट एक एक लाइन का आंसर है। जो मेन चीज समझाने वाला वो मैं समझाया था, जो कि 3 मोड ऑफ ट्रांसफर, 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर, 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। इसके 3 मोड हैं। सबसे पहला ट्रांसफर होता है प्रोग्राम्ड आईओ ट्रांसफर, प्रोग्राम्ड आईओ ट्रांसफर। फिर एक और होता है प्रोग्राम्ड आईओ के बाद फिर होता है इंटरप्ट ड्रिवन आईओ ट्रांसफर, इंटरप्ट इंटरप्ट ड्रिवन आईओ ट्रांसफर। फिर होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए, ठीक है ना। डीएनए मत पढ़ लेना, ये कोआ है बाबा, उल्टा पलटा मत करके आ जाना बाबा लोगों को। देखो यहाँ पे डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है ना। डीएनए मत पढ़ लेना इसको, ठीक है ना। डीएनए नहीं है ये, डीएनए तो दूसरा चीज हो गया भाई लोग। ये तो गोलमाल मत कर लेना, गोल गोल गोलमाल मत जाए यहाँ पे, ठीक है ना। चलो फिर बात करते हैं प्रोग्राम आईओ के बारे में। देखो, जब हम बात करते हैं ट्रांसफर, आईओ ट्रांसफर के बारे में, तो आपको दिमाग में क्या आता है सबसे पहले कि ये मेरा मेमोरी है, मेमोरी, ठीक है। ये है मेरा सीपीयू, ये है मेरा आईओ डिवाइस, ठीक है। क्या होता है ना कि जब भी हमें डेटा ट्रांसफर करना होता है तो सीपीयू क्या करता है कि आईओ से डेटा उठाता है और मेमोरी के पास ट्रांसफर कर देता है। लेकिन जब प्रोग्राम आईओ की हम बात करते हैं तो प्रोग्राम आईओ में क्या होता है ना कि सीपीयू क्या करता है कि बारंबार बार बार आईओ को चेक करता रहता है कि भाई मुझे जब सपोज कि सीपीयू को डेटा ट्रांसफर करना है तो वो जाएगा आईओ को पूछेगा भाई तू रेडी है, मुझे डेटा ट्रांसफर करना है। ये बोलेगा कि ना 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 मैं रेडी नहीं हूँ। फिर ये वापस जाएगा, फिर घूम के आएगा, भाई तू रेडी हुआ? ये बोलेगा ना ना भाई फिर रेडी नहीं हूँ मैं। फिर ये घूम के वापस जाएगा, फिर पूछेगा तू रेडी है? ये फिर बोलेगा ना ना बाबा मैं फिर रेडी नहीं हूँ। वो फिर बार बार पूछते रहेगा जब तक आयो बोलता नहीं है उसको कि भाई मैं रेडी हो गया, अब आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि आयो का भी कुछ ऑपरेशन होता है ना, ठीक है ना। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है क्योंकि ये बार बार आयो को पूछता रहता है, आयो का स्टेटस लेता है कि आप रेडी हो कि नहीं। जब ये रेडी होता है तब ये आयो से डेटा उठाते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। तो ये डिमेरिट हो जाता है। लेकिन इंटरप्ट ड्रिवन में क्या होता है कि सीपीयू अगर एक बार बोल दिया कि मुझे डेटा ट्रांसफर करना है तो करना है। अब आयो जब रेडी हो तो आयो का जिम्मेदारी है कि वो सीपीयू को जाके बोले कि मैं अब रेडी हूँ, अब आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। सीपीयू अब इसको नहीं पूछने वाला, सीपीयू बहुत अभी जिद्दी हो जाएगा। इंटरप्ट ड्रिवन में सीपीयू जिद्दी हो गया, ठीक है ना। अब वो आयो को बस बोल दिया, अब आयो का काम होगा कि जब वो रेडी होगा सीपीयू को बोलेगा तब सीपीयू डेटा ट्रांसफर करेगा। जब हम बात करते हैं डीएमए के बारे में, डीएमए को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसमें सीपीयू का कुछ काम ही नहीं है, सीपीयू को बोला कि चल हट, मैं ये सब ट्रांसफर नहीं करने वाला, सब डेटा डीएमए को सौंप दो, ये इसका एक असिस्टेंट हो जाएगा, असिस्टेंट की तरह काम करेगा डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। बोलेगा कि जो भी लार्ज मेमोरी डेटा ट्रांसफर करना है सब इसमें से कर दो और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इसका अगर आपको फ्लो चार्ट पूछे तो आप फ्लो चार्ट कर देना, नॉर्मली इसका फ्लो चार्ट ही आता है। फ्लो चार्ट आप लोगों को मैं बताया था, आप लोगों को कहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। पेज नंबर 261, पेज नंबर 261 बुक के पेज नंबर 261 में आपको मिल जाएगा तीनों का फ्लो चार्ट मिल जाएगा, तीनों का फ्लो चार्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। बस ये फ्लो चार्ट पर ड्रॉ करना और कुछ नहीं करना। इसमें और दो क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक आता है इंटेल 8255A के ऊपर, इंटेल 8255A के ऊपर, उसमें जो दो क्वेश्चन है ना असाइनमेंट में वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। उसमें एक 18 नंबर क्वेश्चन आई थिंक, एक मिनट में देख के बता रहा हूँ। हाँ 18 नंबर क्वेश्चन, उसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ, बस एक मिनट देना मुझे। 18 नंबर क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको एक डायग्राम समझना पड़ेगा, ठीक है ना। डायग्राम समझना पड़ेगा, वो डायग्राम में आपको एक मिनट दिखाता हूँ, आपको स्क्रीन के ऊपर लाना पड़ेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा।
तो इस पेज में देखिएगा ये आई थिंक बुक का ये 245 है। एक मिनट, मैंने अभी तक जितने पेज नंबर बताए हैं उसको बस आप माइनस कर दीजिएगा इससे। इसमें 245 है लेकिन मेरे बुक में जो दिया हुआ है 269 है, यानी कि मैं आई थिंक मैंने 24 ज़्यादा बताया हुआ है, ठीक है ना। तो कंपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेम पेज नंबर मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ उसमें 269 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज आप लोग होंगे तो इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस डायग्राम को देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है ना, ये एक्चुअली में इंटेल 8255A ये एक एग्जांपल है इंटरप्ट ड्रिवन आईओ का, इनपुट आउटपुट डिवाइस का। इसमें क्या होता है ना, ये जो देख रहे हो ना, ये पार्ट D0 से लेकर D7 तक, D0 से D7 तक ये जो पिन है ये आपका डेटा आईओ डिवाइस है, ये कंट्रोल पिन है, ठीक है ना। इसमें आपका इसी के बिट्स को आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में देगा, तो कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ। इसका कुछ रूल है निकालने के लिए, तो मैं आपको डायरेक्ट रूल बताता हूँ, क्योंकि अभी डायरेक्ट समझा आपके पास समय नहीं, आप डायरेक्ट समझ में नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो रूल मैं आपको बताता हूँ, उस रूल के तहत का हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्ट जो 8 बिट्स है ना, उस रूल को मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक मिनट देना। हाँ, तो रूल क्या है ना, सपोज कि मेरा जो बिट्स है D7 से D0 तक, एक मिनट, तो रूल क्या है ना कि हमारा जो 8 बिट है ना, D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 एंड D0। तो ये जो D7 बिट है इसको हम लोग बोलते हैं मोड सेट फ्लैग, जो कि अगर 1 रहेगा तो हमारा एक्टिव होता है। ये हमारे सारे कंट्रोल बिट्स हैं, आपको सिर्फ इसके बारे में बस याद रखिए, रूल के बारे में, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं उनको समझने का टाइम नहीं है, और आप लोग समझ के भी कुछ करोगे नहीं, क्योंकि उससे क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है। तो जिससे क्वेश्चन आएंगे मैं बस उसे समझा रहा हूँ। D6 और D5 जो है ये हमारा पोर्शन है मोड सिलेक्शन का, मोड सिलेक्शन का, जिसमें कि 0 0 जो होंगे वो हमारा मोड 0 होगा। अगर मोड 0 सिलेक्ट होता है तो ये D6 D5 हमारा 0 0 हो जाएगा। 0 1 जब हमारा मोड 1 सिलेक्ट होगा, और 1 डोंट केयर जब हमारा मोड 2 सिलेक्ट होगा। मोड 2 के लिए हम 1 1 लिखे, 1 0 लिखे, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं D4 के बारे में। तो D4 हमारा पोर्ट ए के लिए है। D4 हमारा किसके लिए है? पोर्ट ए के लिए। पोर्ट ए के लिए मतलब कि अगर हमारा उस डायग्राम में आप देखेंगे तो पोर्ट ए से अगर हमारा इनपुट आता है तो हम उससे बोलते हैं 1। पोर्ट ए से अगर हमारा इनपुट आए तो हम 1 बोलेंगे। 0 कब? जब हमारा पोर्ट ए से आउटपुट जाए। D3 किसके लिए रिजर्व है? D3 रिजर्व है हमारा पोर्ट सी के लिए। पोर्ट सी के लिए अगर हमारा पोर्ट सी से इनपुट आता है तो हम बोलेंगे 1। अगर पोर्ट सी से आउटपुट जाएगा तो हम बोलेंगे उसे 0, D3 के लिए, ठीक है। उसी तरीके से D2 रिजर्व है हमारा मोड सिलेक्शन के ऊपर। अगर हमारा मोड 0 सिलेक्ट होता है तो ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। और अगर मोड 1 सिलेक्ट होता है तो ये हमारा हो जाएगा 1। जब हमारा D1 की बात करें तो D1 हमारा आ जाएगा पोर्ट बी के लिए। पोर्ट बी के लिए जब हमारा पोर्ट बी से इनपुट आता है तो हम बोलेंगे उसे 1, हम इसे 1 सेट कर देंगे। जब हमारा पोर्ट बी से 0 आएगा तो हम इसे आउटपुट में 0 सेट कर देंगे। पोर्ट बी से जब आउटपुट जाएगा तो हम इसे आउटपुट में 0 सेट कर देंगे। D0 की बात करें तो D0 हमारा फिर से रिजर्व होगा पोर्ट सी के लिए, और पोर्ट सी के लिए वही सेम चीज़ है जो कि इसके लिए है, ठीक है ना। तो इसके बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम इसके बेस्ड है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 है ये आई थिंक। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, पोर्ट ए से हमारा इनपुट आया हुआ है, पोर्ट ए से हमारा इनपुट आया हुआ है, ठीक है। पोर्ट बी से हमारा आउटपुट गया हुआ है, पोर्ट सी से हमारा आउटपुट गया हुआ है, ठीक है। और हमेशा याद रखना D7 को हमेशा 1 सेट करना, क्योंकि हमेशा हमेशा इससे 1 सेट करना है। तो पहला बिट तो हो गया 1, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी बिट के बारे में। एक मिनट, बाकी बिट के बारे में बात करते हैं। पहला बिट अगर होता है 1 तो बाकी बिट मुझे बताइए क्या होगा। पहला बिट तो हो गया D7 मेरा हो गया 1। एक मिनट,
D7 मेरा हो गया 1। D6 क्या होगा, D6 हमें मोड सिलेक्ट करना है, तो D6 और D5 आप लोग 1 1 लेना, क्योंकि हमें क्या करना है कि हम पोर्ट A B से B और C से हम आउटपुट ले रहे हैं और पोर्ट A से इनपुट ले रहे हैं, तो इसे हमेशा 1 रखना है इसके लिए, ठीक है। D4 की बात करें तो पोर्ट A से इनपुट लिया जा रहा है, इनपुट लेने से क्या होगा ना, पोर्ट D4 हो जाएगा 1, तो D4 को हमें 1 लेना है। D3 की बात करें तो पोर्ट C में क्या हो रहा है, आउटपुट रहता है, आउटपुट होने से 0, यानी कि ये पार्ट हो जाएगा 0। D2 की बात करें तो मोड, हमें तो मोड के लिए आप इसे 0 सिलेक्ट करें, D2 के लिए मोड 0 से हमें लेना है, इसे याद रखिएगा, ये एक क्वेश्चन आएगा श्योर है। D1 की बात करें तो पोर्ट B से क्या आ जाएगा, पोर्ट B से क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, यानी कि 0। पोर्ट C से वही सेम है, पोर्ट C से क्या हो रहा है हमारा, पोर्ट C से आउटपुट हो रहा है, तो हमें 0 लेना है, तो ये हो जाता है हमारा कंट्रोल बिट्स, बस यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब इसको आप लोगों को हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखना होगा, तो ये कितना हो गया, ये F है, ये है 0, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा F0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, बस ये क्वेश्चन श्योर है, आई थिंक आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन को बस आप रट लो, घुसना है, जो करना है करो, ठीक है ना, घुसी दियो रटी दियो, जो करना है करो, ठीक है ना, मैं बस बोलता हूँ रट लो। बाकी 19 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेना, कहीं से भी आप देख लो, बस रैंक नंबर आया कि नहीं आएगा मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 19 नंबर को भी देख लेना, ये क्वेश्चन आने का मुझे ज़्यादा चांस लग रहा है। बस इतना ही क्वेश्चन था चैप्टर 7 के ऊपर। चैप्टर 8 के ऊपर अगर चलते हैं तो चैप्टर 8 के ऊपर बस आपको कुछ असाइनमेंट, कुछ नहीं करना, असाइनमेंट क्वेश्चन देखना है। चैप्टर 8 से सिर्फ 2 मार्क आएगा, तो 2 मार्क के लिए आपको इतना घिसा पिटा नहीं करना, बस आपको असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेना है, श्योर है कि उसमें से क्वेश्चन आएगा। बात करता हूँ चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 11 तक। तो चैप्टर 9 से चैप्टर 11 होंगे वो है डीएल का पोर्शन, डिजिटल लॉजिक का पोर्शन, तो उसमें से जितने भी पार्ट होंगे वो सारा आपका असाइनमेंट 3 से आएगा, असाइनमेंट 3 से 6 मार्क आएगा, श्योर है। आप लोग देख लें असाइनमेंट 3 के ऊपर, रट लें, जो करना करें, ठीक है, उसमें से 6 मार्क आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि डीएल गोवा के पहले दिन ये जो 9 से 11 नंबर का जो चैप्टर है उसको मैं वन शॉट लाने का कोशिश करूंगा। बाकी आएगा कि नहीं आएगा उसका मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा शेड्यूल ही कुछ ऐसा हो गया है एग्जाम का कि मुझे आज बनाना पड़ रहा है वन शॉट, जाके नहीं तो फिर उस दिन बनाता मैं अच्छे से बनाता, और लेकिन मेरा शेड्यूल इस तरीके से मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मुझे माफ़ कीजिए उसके लिए, नहीं तो मैं और डिटेल में जाता और अच्छे से समझाता, लेकिन मुझे माफ़ करिएगा उसके लिए, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ कि डीएल से पता आप असाइनमेंट 3 करें, उसमें श्योर है कि 6 मार्क आएगा, और जो कुछ मार्क्स सोचे वो आपका आएगा 808 माइक्रोप्रोसेसर से प्रैक्टिकल और आर माइक्रोप्रोसेसर से प्रैक्टिकल, इसमें से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसमें से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आप ऑब्जेक्टिव जो आपका 1 है, यानी कि लैब 1 से लेकर लैब 6 तक, लैब 1 से 6 तक आप सारा को देख के जाएं, ठीक है ना। तो उनमें से अगर क्वेश्चन आएगा, कुछ क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और आर्म प्रोसेसर के बारे में पूछ देगा और 8086 प्रोसेसर के बारे में पूछ देगा, तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत देख के जाएं। मैं बोलूँगा कि इस तरीके से आप प्रिपेयर करें, और मैं आपको अगर मैं प्लान बताता हूँ कि अगर आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हो तो आप कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को पकड़ें, जैसे कि चैप्टर 6 हो गया, 4 मार्क श्योर क्वेश्चन है कि 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन से आएगा। चैप्टर 5 हो गया, श्योर क्वेश्चन है कि आपका 6 मार्क आएगा, हैमिंग कोड से आएगा और 1-2 थ्योरी आएगा, उसको श्योर पढ़ के जाएं। चैप्टर 4 कैश मेमोरी, उसको श्योर पढ़ के जाएं, क्योंकि उसमें से डाटा मैपिंग का श्योर एक क्वेश्चन आएगा और 1-2 कुछ मतलब कि थ्योरी आएगा। चैप्टर 2 हो गया, श्योर 6 मार्क आएगा, ठीक है ना, नहीं पढ़ के जाएं। चैप्टर 7 मैंने बता दिया क्या पढ़ना है, बस उसे पढ़ के जाएं, और असाइनमेंट 3 करके जाएं। ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ के जाएं, बस आपका आराम से पूरा क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस आराम से पढ़ना है। बाकी कांटेक्ट में तो मैं रहूँगा ही, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करते रहें, कुछ भी चीज़ अगर आपको थोड़ा बहुत अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप मुझे कमेंट करें। बाकी ये मेरा यूट्यूब का अपना लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो या फिर अगर आपको लगता है कि मैंने आपका कुछ भी हेल्प किया हुआ है इस सेमेस्टर में, गोवा में आपका किसी भी तरीके से आपका मैंने हेल्प किया हुआ है, तो आप मुझे थैंक्स जरूर से लिखें, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो कि मैं अगर आप आगे वीडियो कंटिन्यू करें तो आप येस भी लिखें कि मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं शायद ये मेरा लास्ट वीडियो हो सकता है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और धन्यवाद आपके सारे सपोर्ट के लिए जो भी आपने मुझे किया, और आपने जितना भी प्यार दिखाया बस उसी लिए धन्यवाद मेरी तरफ से। और मैं कोशिश करूँगा कि आपका इसी तरह से हेल्प करता रहूँ आगे भी, अगर मेरे तरफ से हो सके तो, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगर पॉसिबल हो तो। आज के लिए धन्यवाद।